स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, आज आपको पारिवारिक व्यय के बारे में पढ़ाऊँगी। ये जो टॉपिक है पारिवारिक व्यय का, ये बीए तृतीय वर्ष कला गृह विज्ञान और बीएचएससी सेकेंड ईयर कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र विषय के लिए उपयुक्त है। पिछले अध्ययन सत्रों में हम लोगों ने वॉन्ट्स यानी कि इच्छाएं और पारिवारिक आय के बारे में पढ़ा था। आज हम पारिवारिक व्यय अर्थात फैमिली एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक परिवार विभिन्न साधनों से धन अर्जित करता है और इस अर्जित धन को खर्च करके वह परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जैसे भोजन सामग्री पर खर्च करना, वस्त्र खरीदना, मकान का किराया देना, बिजली, पानी और फ़ोन के बिल जमा कराना। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं पे परिवार अपनी हैसियत के हिसाब से धन खर्च करता है, जिसे हम पारिवारिक व्यय कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आय का वह भाग जिसका उपयोग परिवार पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च करता है, पारिवारिक व्यय कहलाता है। कांति पांडे के अनुसार परिवार विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से जो भी धन उपार्जित करता है, उसे कैसे, कितना तथा किस प्रकार खर्च करता है, इसे ही पारिवारिक व्यय कहा जाता है। पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो उपभोग व्यय और दूसरा है बचत। उपभोग व्यय को पुनः तीन भागों में बांटा है। पहला निश्चित व्यय, दूसरा अर्धनिश्चित व्यय और तीसरा अन्य व्यय। आइए हम बिंदुवार इन सभी व्यय पर चर्चा करें। उपभोग व्यय से तात्पर्य है आय का वह भाग जो उपभोग के लिए एवं विभिन्न आवश्यक सामग्री जुटाने तथा आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उपभोग व्यय कहलाता है। परिवार की आय का अधिकांश हिस्सा उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं पर ही किया जाता है। प्रत्येक परिवार का उपभोग व्यय आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगभग एक जैसा होता है, जैसे कि भोजन पर, वस्त्र, आवास, बिजली, पानी, ईंधन आदि सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च, जिसे हम उपभोग व्यय की श्रेणी में रखते हैं। उपभोग व्यय जो तीन प्रकार का होता है, किस तरह से है, आइए देखते हैं। पहला निश्चित व्यय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मद में किया जाने वाला खर्च बिल्कुल फिक्स्ड है, निश्चित है। ऐसे व्यय जो परिवार को अनिवार्य रूप से करने ही पड़ते हैं, निश्चित व्यय कहलाते हैं। ये व्यय सामान्यतः सभी परिवारों में लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे मकान का किराया देना है, भोजन पर खर्च करना है, स्कूल की फीस, दूध का खर्च, बिजली एवं पानी के बिल, फ़ोन के बिल, जीवन बीमा की प्रीमियम की किश्तें, वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्चा, ईंधन, राशन एवं फल सब्जियों पर किया जाने वाला खर्चा इत्यादि। व्यय की मदें, इस प्रकार के व्यय की मदें सामान्यतया प्रति माह एक समान होती हैं, इनमें कुछ विशेष अंतर नहीं होता। अर्धनिश्चित व्यय यानी कि सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। हमारे परिवार में कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना तो ज़रूरी होता है, किंतु इन मदों में व्यय की जाने वाली धनराशि को परिवार की आर्थिक स्थिति एवं उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसे आय कम होने पर साधारण एवं सादा भोजन करना, साधारण वस्त्र पहनना आदि। इसी प्रकार आय बढ़ने पर भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फल, सब्जियों यानी कि विशेषकर बात करूँ मैं बेमौसम के फल और सब्जियों या कोल्ड स्टोरेज से मंगाए गए मटर और अन्य सब्जियां, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, पनीर, सूखे मेवे, मांस इत्यादि का उपभोग बढ़ा सकते हैं, या विशिष्ट महंगे और फैंसी ब्रांडेड परिधानों का उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में इस प्रकार के खर्च के अंतर्गत आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं आती हैं। शादी, विवाह, मुंडन, जन्मदिन की पार्टी आदि विविध अवसरों पर किया जाने वाला खर्चा इसी श्रेणी में आता है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप घटाया या बढ़ाया
जा सकता है। तीसरा है अन्य व्यय यानी कि अदर एक्सपेंडिचर। इस श्रेणी में वे खर्चे आते हैं जो पहले से निर्धारित ही नहीं होते। ये खर्चे हमारे परिवार की आय और हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं। धन की कमी होने पर हम इन खर्चों को पूर्णतः बंद कर सकते हैं और आय बढ़ने पर पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे देशाटन या पर्यटन पर होने वाला खर्चा, आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन पर किया जाने वाला व्यय, आभूषणों पर किया जाने वाला व्यय, महंगे तथा ब्रांडेड परिधानों पर किया जाने वाला व्यय इत्यादि। मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर परिवार अपनी आय के अनुरूप ही खर्च करते हैं। दूसरा है बचत यानी कि सेविंग्स। पारिवारिक आय में से अगर उपभोग व्यय को घटा दें तो जो भी राशि बचती है उसे हम बचत कहते हैं। पारिवारिक आय माइनस उपभोग व्यय बराबर बचत। ये एक समीकरण है जो बचत को परिभाषित करता है केवल 3 शब्दों में। अपनी आय का ये जो हिस्सा है, बचत का हिस्सा, उसे व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, होने वाली आकस्मिक दुर्घटना या परिवार में होने वाली अचानक अस्वस्थता या दीर्घकालीन लक्ष्य जैसे कि घर बनाना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह इत्यादि, या अपनी आने वाली वृद्धावस्था इत्यादि के लिए सुरक्षित रखता है। व्यक्ति शुरू से ही धन का एक हिस्सा बचत के रूप में इन सभी संभावनाओं के लिए सुरक्षित रखता है, जिसे हम बचत कहते हैं। ये आय नहीं, व्यय है। पारिवारिक व्यय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर। जो हम व्यय की बात पढ़ रहे हैं कि 3 तरह के व्यय हैं, बचत है, इन सब का क्या महत्व है। पहला, व्यय से आर्थिक क्रियाओं का संचालन। होता क्या है, आय हमारी कितनी भी हो, लेकिन किया जाने वाला व्यय गृहिणी की कुशलता पर निर्भर करता है कि वो उस आय में से किस प्रकार कुशलपूर्वक खर्च करके परिवार की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर लेती है। कभी कभी परिवार की आय बहुत कम होती है, तब ऐसे में गृहिणी अपनी अनिवार्यतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके आरामदायक और सुविधात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति को सेकंड वेटेज देती है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति को स्थगित कर देती है और अपने व्यय को कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है। तो ये जो व्यय है इसका क्या महत्व है। पहला है व्यय से आर्थिक क्रियाओं का संचालन। आय एवं व्यय परिवार में होने वाली सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार अपनी अपनी योग्यता, कुशलता, शिक्षा और श्रम के अनुरूप आय अर्जित करता है और उसे खर्च करके अपनी मनपसंद वस्तुओं को खरीदता है या अपनी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। आय अर्जित करना और उसे फिर से व्यय करना, ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती ही रहती हैं और इसी के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आर्थिक क्रिया यानी कि धन से संबंधित क्रिया। तो जब हम आय के लिए काम कर रहे हैं और धन कमा रहे हैं तो वो भी आर्थिक क्रिया है, और जब हम खर्च करने के वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करके संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मुद्रा खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है। हमारे लिए जो व्यय है वो अन्य किसी व्यक्ति के लिए आय का साधन भी है। इस प्रकार व्यय जो है वो आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। सेकंड, पारिवारिक व्यय का सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर। परिवार जो है और व्यक्ति जो है वो समाज का अहम हिस्सा है और उसकी प्रत्येक गतिविधियों का प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी आय को सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उचित ढंग से व्यय करता है तो परिवार को संतुलित, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध करवाता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे एवं स्वास्थ्यप्रद मकान में रहता है और स्वस्थ मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध करवाकर परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार से न केवल परिवार बल्कि समाज को समृद्ध बनाने में भी व्यय का महत्व है। जब परिवार स्वस्थ और खुश और संतुष्ट रहेगा तो समाज भी स्वस्थ, खुश, संतुष्ट और समृद्ध बनेगा। पारिवारिक व्यय का व्यापारिक महत्व। व्यापारिक महत्व से तात्पर्य है ट्रेड इम्पोर्टेंस।
निर्माता उन्हीं चीज़ों का उत्पादन और निर्माण करता है जिसकी मांग रहती है। उपभोक्ता जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है या उसकी मांग करता है, निर्माता उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करता है। कभी कभी उपभोक्ता मांग को क्रिएट भी करता है। आपको ध्यान होगा, मैगी जब बाज़ार में नई नई आई थी तो मैगी बनाने वाली कंपनी ने मैगी के पाउच फ्री बांटे थे, विशेषकर स्कूलों में छोटे बच्चों को, और बच्चों को मैगी का टेस्ट डेवलप किया। मैगी का टेस्ट डेवलप होने के बाद समाज में, परिवारों में मैगी की मांग होने लगी छोटे बच्चों के द्वारा, और जो ये मांग थी, इस मांग ने उत्पादन को बढ़ाया, प्रेरित किया। और इस प्रकार एक उदाहरण छोटा सा मैंने आपको दिया है कि जो पारिवारिक व्यय है वो व्यापार को, आर्थिक क्रियाओं को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। इसी प्रकार फैशन, कपड़ों के जो फैशन होते हैं, जब ब्रांडेड फैशन और ब्रांडेड कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन किशोर बच्चे टीवी पर देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, तो उनकी मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने के लिए मतलब ट्रेड का इंक्रीज़ होता है, ट्रेड बढ़ता है। तो यही पारिवारिक व्यय का व्यापारिक महत्व है। पारिवारिक व्यय में सरकार का हस्तक्षेप। परिवार अपनी आय को खर्च करके अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही है, किंतु इसके व्यय करने की प्रवृत्ति समाज और राष्ट्र के उत्थान पर निर्भर करती है। यदि परिवार अपनी आय का हिस्सा आरामदायक या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है तो उससे व्यक्ति और परिवार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, राष्ट्र की जीडीपी बढ़ती है। इसके विपरीत यदि परिवार हानिकारक, अस्वास्थ्यवर्धक, मिलावटी या घटिया किस्म की वस्तुओं की मांग करता है तो उत्पादक उन्हीं चीज़ों का निर्माण करता है। निश्चित रूप से परिवार किसी मिलावटी चीज़ की मांग नहीं करता, लेकिन जो उत्पादन करता होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए मिलावटी वस्तुओं को चतुराई से बाजार में उतारता है कि उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता। ऐसे में सरकार जो है वो अपना हस्तक्षेप करती है और विभिन्न उपायों से जो पारिवारिक व्यय है उसको कंट्रोल करती है। इसी प्रकार से मैंने जो बात करी मिलावट की, हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि अफीम, चरस, गांजा, गुटखा, भांग, शराब इत्यादि वस्तुओं का जब सेवन होता है, सेवन परिवार और समाज करता है तो उसकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है। और ये जो मांग है ये समाज को गर्त में लेकर जाती है, गिरावट की तरफ लेकर जाती है, और सरकार अपने प्रयास करती है कि किस प्रकार से इन चीज़ों की, हानिकारक वस्तुओं के, सेवाओं के और उपभोग को कम करा जाए और परिवारों में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग को बढ़ाया जाए। सरकार कानून बनाती है, जैसे कि शराब की जो कंपनीज़ होती हैं उनको परमिट या लाइसेंस देकर एक निश्चित कंट्रोल मात्रा में शराब का उत्पादन और बिक्री करने के लिए कानून बनाती है। सरकार, आपने सुना होगा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ शराब पूर्णतया प्रतिबंधित होती है या पॉलीथीन पूर्णतया प्रतिबंधित होती है। इसी तरह से शराब का सेवन या वेश्यागमन, चरस, भांग, गांजा इत्यादि के उत्पादन पर और उपभोग पर सरकार कानून बनाकर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देती है, तो इन चीज़ों का ना तो उत्पादन होता है और ना ही मांग होती है। इसी प्रकार कभी कभी ये जो नशे की चीज़ें हैं, चाहे शराब है या गुटखा है या इसमें दवाइयों की दुकान है या बंदूक या घातक हथियारों की दुकानें हैं, इनको खोलने के लिए, इनको चलाने के लिए सरकार जो है परमिट या लाइसेंस देती है, जिससे कि इनकी मांग नियंत्रित रहती है। राशन की दुकान की व्यवस्था करके कभी कभी क्या होता है कि उत्पादनकर्ता ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समाज में कमी पैदा करता है और इसकी मांग को बढ़ाता है, और फिर अधिक भी होता है कि जो एक गरीब तबका होता है वो इतना समृद्ध नहीं होता कि वो अपनी पेट भरने लायक भी राशन की व्यवस्था कर सके। ऐसे में सरकार क्या करती है, सरकार दो प्रकार की व्यवस्था करती है। पहला तो वो राशन की दुकानें खोलती हैं और इन राशन की दुकानों पर वो निश्चित मात्रा में आटा, गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं को न केवल उपलब्ध करवाती है बल्कि प्रति व्यक्ति इनकी मात्रा भी निश्चित कर देती है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से इतने किलो गेहूँ, चावल या आटा ही परिवारों को राशन की दुकानों से दिया जाएगा।
और साथ साथ राशन की दुकानों पर कम कीमत में जब ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं तो गरीब तबके के लोग भी इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। टैक्स लगाकर, जब सरकार चाहती है कि किसी वस्तु का उपभोग कम से कम हो तो वो उसके लिए उस वस्तु पर टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार सरकार क्या करती है, शराब पर, गुटखों पर और जो कि जैसे वस्त्र निर्माण है इनके लिए शराब और गुटखे आदि कंपनीज पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के जो उपभोग के को बढ़ावा देने के लिए जो उत्पादक हैं उन कंपनीज़ के, जैसे कि वस्त्र निर्माण है या किसानों को समर्थन मूल्य पे अनाज खरीदना है, इस तरह की वो सहायता प्रदान करती है जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो फ़ायदा पहुँचे और जो हानिकारक वस्तुओं और सेवाएं हैं या महंगी वस्तु और सेवाएं हैं जिनको कि उच्च आय वर्ग के लोग उपभोग करते हैं उनके दाम बढ़ा दिए जाएं, उन पर टैक्स बढ़ा दिए जाएं। वे कौन से कारक हैं जो फैमिली एक्सपेंडिचर को यानी कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं? हम जानते ही हैं हमारी पारिवारिक आय जितनी अधिक होगी, जितनी अच्छी होगी, उतनी ही हमारी व्यय क्षमता भी बढ़ेगी, मुद्रा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। परिवार की कुल आय, परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा अर्जित की जाने वाली आय और उसके साथ मकान का किराया है या भूमि का लगान है या कमीशन से आने वाली राशि है, इन सभी को मिलाकर तय की जाती है। परिवार का स्वरूप, संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो कुछ खर्चे संयुक्त रूप से होते हैं जैसे कि पानी, बिजली, फ़ोन का बिल, मकान का किराया आदि या नौकर का वेतन, और तो उन पर जो कुल खर्चा होता है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि परिवार एकाकी परिवार रहेगा तो इन मदों में होने वाले खर्चे अलग अलग होंगे। मान लीजिए एक संयुक्त परिवार में 2 या 3 बेटे अपने परिवारों को लेकर रहते हैं, वो अगर अलग अलग हो जाते हैं तो 3 नए परिवार बनते हैं। अब 3 नए परिवारों के अगर अलग अलग खर्चों को जोड़ा जाए तो वो खर्चा बढ़ जाता है। बच्चों की संख्या की जब बात करते हैं तो परिवार में बच्चों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उतने ही उनके खर्चे बढ़ेंगे। यही बात परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी लागू होती है। सदस्यों की संख्या के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि परिवार के सदस्यों की अवस्था कैसी है, मान लीजिए किसी परिवार में छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ जो खर्चा होगा वो छोटे बच्चे की परवरिश पर, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा होगा। इसी प्रकार परिवार में अगर वृद्धों के सदस्य संख्या ज़्यादा है तो वृद्ध आए दिन बीमार हो जाते हैं, उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होता है। टीनेजर्स अगर हैं तो टीनेजर्स की शिक्षा दीक्षा पर खर्चा ज़्यादा होता है। धन अर्जित करने वाले सदस्यों का व्यवसाय, जिस प्रकार का व्यवसाय होगा उस पर भी कभी कभी पारिवारिक खर्चा व्यय करता है। मान लीजिए किसी की किराना की दुकान है तो उसे किराना की सामग्री को लाकर रखने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। वस्त्र की या गारमेंट्स की दुकान है तो वो गारमेंट्स खरीद कर दुकान में लगाने के लिए उसको खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें, या मैं कहूँ जो धन कमाने वाले हैं, उन्हें अपनी आय का कुछ हिस्सा कभी कभी अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए करना पड़ता है। रहन सहन के स्तर की जब हम बात करते हैं तो किसी भी परिवार का रहन सहन का स्तर जितना अधिक उच्च श्रेणी का होगा उतना ही उसका खर्चा अधिक होगा। सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में कुछ सामाजिक और धार्मिक परंपराएं इस प्रकार की होती हैं जो कि परिवार में निश्चित रूप से या ज़बरदस्ती खर्च करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे कि अन्नप्राशन संस्कार है, मुंडन संस्कार है या जन्म भोज, जन्मोत्सव पर किया जाने वाला भोज या मृत्यु भोज इत्यादि, जो कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप परिवार को ज़बरदस्ती बिना इच्छा के भी खर्च करना पड़ता है और वो हमारे खर्च को प्रभावित करती है। निवास स्थान की स्थिति से तात्पर्य है यदि परिवार एक ऐसी लोकेशन में रहता होगा जहाँ उच्च आय वर्ग के लोग अधिक रहते होंगे तो उन लोगों का रहन सहन स्तर उच्च होगा और उनके अनुरूप अपने स्तर को मेंटेन करने के लिए उन्हें भी खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। गृहिणी की योग्यता निश्चित रूप से परिवार के खर्चों को बहुत हद तक कंट्रोल करती है, प्रभावित करती है, क्योंकि गृहिणी जितनी कुशल होती है, जितनी सक्षम होती है, उतनी ही कम से कम आय में परिवार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने खर्च को कंट्रोल कर लेती है। वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं की उपलब्धता से तात्पर्य है मार्केट में जितनी अधिक वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होंगी उतनी ही उनकी मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खर्चा भी बढ़ेगा। विज्ञापन
विज्ञापन न केवल छोटे बच्चों बल्कि किशोर वय के बालक बालिकाओं और यहाँ तक कि गृहिणियों को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, भ्रमित करते हैं, और वो कई बार नए से नए विज्ञापन देखकर नई नई चीज़ों की, वस्तुओं की और सेवाओं की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, जिन पर परिवार के सदस्यों को या परिवार के मुखिया को खर्च करना ही पड़ता है। इस प्रकार से ये सभी कारक जो मैंने अभी आपको बताए वो हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक गृहिणी को ये देखना होता है कि वो किस प्रकार से विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए कम से कम व्यय में अपने परिवार के सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि उपलब्ध करवाए और अपने पारिवारिक लक्ष्यों को न केवल अल्पकालीन बल्कि दीर्घकालीन लक्ष्य जैसे कि मकान बनाना, बच्चों की भावी शिक्षा दीक्षा, वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा और के लिए बचत भी कर सके। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर भली भांति समझ में आ गया होगा, और इसके लिए मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी जिसको आप साथ में देखकर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।